तो एक बार फिर आपका खैर मकदम। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वकील साहब, और हमारे साथ आज मौजूद है तेलंगाना हाईकोर्ट के मारूफ वकील MA मुक़ी साहब। मुक़ी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुक़ी साहब, शुरुआत यहाँ से करना चाहेंगे कि LRS को लेकर तेलंगाना के अवाम में तजस्सुस अभी भी बरकरार है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। रजिस्ट्रेशन की डेट हालांकि हुकूमत ने फाइनल कर दी है, इसके अलावा हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया, उसके बावजूद रजिस्ट्रेशन का अमल एक तरह से रुका पड़ा है। तो LRS को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, और किसी को अगर कुछ इमरजेंसी में रजिस्ट्रेशन कराना है, कुछ बेचना है, कुछ खरीदना है, तो क्या कानूनी चाराजोई हो सकती है इस पर? ये तो बहुत एक बैड टाइम है रजिस्ट्रेशन के लिए, और कानूनी और गवर्नमेंट के जो पॉलिसी डिसीजन के बीच में जो तगादा चल रहा है उसको कोई हल, उतना कंप्लीट हल नहीं मिला आज के दिन तक। क्योंकि LRS का जो स्कीम लाए हैं उसके बाद LRS अगर कंप्लीट होने के बाद में ही रजिस्ट्रेशन करने की बात तो हो रही थी, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है इस बीचों में, क्योंकि उसका बड़ा प्रोसेस बताया गया है। हाईकोर्ट भी यही बता दिए कि इमीडिएटली, और जो पुराना जो रजिस्ट्रेशन का काम है वैसे आगे बढ़ाने की गाइडलाइंस फ्रेम करे हैं हाईकोर्ट। उसके हिसाब से पुराने जो उसी से भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, और कर रहे भी शायद। नहीं, ये लगातार मुझे सब ये खबर आ रही है कि हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ उसमें अड़चन पैदा कर दी जा रही है, कुछ ना कुछ ऐसे कागजात जरूरी कर दिए जा रहे हैं जो कि मुमकिन नहीं हो पा रहा है, लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल पूरा नहीं हो पा रहा है। कई तरह की शिकायतें नहीं हो पा रहा है। वो थोड़े गाइडलाइंस स्ट्रिंजेंट है, वो थोड़ा गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्रेम करे हैं वो उतना प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है। वो उसके लिए कोर्ट टोटली उसको लंबा बहस होने के बाद में कानूनी के दायरे में उसका थोड़ा मुकम्मल होने के बाद में LRS होगा। LRS में जो गवर्नमेंट जो स्कीम निकाली है उसके प्रॉपर गाइडलाइंस ठीक नहीं है, लिहाजा वो मुकम्मल होने में बहुत सारा वक्त लगता है। लिहाजा पुराना जो रजिस्ट्रेशन का है वही करना मुनासिब है, बल्कि कोर्ट भी हाल हाल में गाइडलाइंस दिए हैं। लिहाजा LRS का स्कीम उतना सक्सेसफुल जा रहा नहीं जा रहा, थोड़ा उसके ऊपर डिबेट की जरूरत है, और कानूनी पेचीदगियों में पड़ गया हो ये। जी बिल्कुल। एक चीज़ और यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जायदाद, क्योंकि लगातार हमारे पास जो सवाल आ रहे हैं वो प्रॉपर्टी को लेकर ही आ रहे हैं। जायदाद या संपत्ति या प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, अगर नाजरीन को इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर सके तो। जी, जायदाद और प्रॉपर्टीज के तो कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थोड़े गवर्नमेंट के तरफ से जो स्कीम्स LRS जैसे जो भी नए स्कीम्स निकाल रहे हैं, अर्बन लैंड सीलिंग के भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे नोटरी डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स है, पूरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वो गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट हो, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हो, प्रॉपरली डील नहीं कर सक रही। लिहाजा वहां पे बहुत सारे लोग सफर हो रहे हैं, जो अनसर्टेन और इनकम्प्लीट कानून की वजह से भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा। गवर्नमेंट और रेक्टिफाई करें, कमिटीज डालें, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज कायम करें, और उनको पूरे तरह से जायदाद में आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आना। क्योंकि जैसा वन वेस्टर्न कंट्रीज में, ईस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो टाइटल डीड्स पूरे स्क्रूटनी करके रखते हैं। अगर टाइटल के कुछ फीस पे करने के बाद टाइटल उन लोगों को परफेक्ट देते हैं, अगर टाइटल में कोई डिफेक्ट आया है तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा कोई कानून यहाँ पे लाना जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग डिस्प्यूटों की वजह से बहुत सारे परेशान है, जो इनोसेंट लोग आ रहे हैं, जो बाहर से इन्वेस्ट करने वाले आ रहे हैं, पूरे लोग सफर हो रहे बिकॉज ऑफ टाइटल डीड के प्रॉब्लम्स है। कोई बाहर का इन्वेस्टमेंट यहाँ रुक जा रहा हिंदुस्तान के अंदर, मेन ये भी एक रीजन है कि टाइटल प्रॉब्लम हो रहा। कोई इंडस्ट्री डालना चाह रहा, टाइटल डिस्प्यूट आ रहा। लिहाजा बहुत सारे लोग अपने इंडस्ट्री से अपने काम पीछे हटा ले रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी बढ़ते जा रहा है। लिहाजा गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव के मुकम्मल तौर से एक अच्छा सा बहुत इंटेलेक्चुअल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस से कमेटी डाल के हर स्टेट के अंदर अपने अपने लोकल कानून के तहत और लोकल जो भी यूसेज सिस्टम्स है, जैसा तेलंगाना में है प्रोटेक्टेड टेनेंसी एक्ट है, इनाम से, जागीर से, ये पूरे चीजों पे मुकम्मल एक अच्छा सा रिपोर्ट बना के प्रॉपर्टीज के अंदर ये फ्यूचर में ये प्रॉपर्टीज का कोई प्रॉब्लम नहीं आना। कोई आदमी खरीदने बैठा प्रॉपर्टी तो कोर्ट तक जाने की नौबत नहीं आए। बिल्कुल, अगर कोई प्रॉपर्टी, बिल्कुल मुक़ी साहब, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, आपने कहा टाइटल का मसला आता है, तो किन चीज़ों को खासकर अगर ध्यान में रखा जाए, तो किन चीज़ों को खासकर ध्यान दिया जाए, या
इसके लिए सलाह मशवरा के लिए क्या किया जा सके? सबसे पहले क्या है, लिंक डॉक्यूमेंट जो होता है, जो प्रॉपर्टी का अगर आप खरीदने बैठे हैं आज के दिन, तो एक 50 साल के तक उसका डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस रहना चाहिए। जैसा 50 साल पहले कौन ओनर था, उसके बाद ओनरशिप किसके पास चले गए, उसके बाद एक 50 साल का सीक्वेंस अगर मिल रहा। और दूसरी बात क्या है, शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी का ईस्ट नॉर्थ साउथ जो शेड्यूल होता है, वो शेड्यूल को मुकम्मल तौर से चेक करना चाहिए। और सर्वे के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स कहाँ रहे, अभी एक सर्वे नंबर के अंदर हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सपोज एक नंबर 1 का सर्वे नंबर में खरीद रहे, प्रॉपर्टी रह रही डॉक्यूमेंट में सर्वे नंबर 1, हमारी को बताया जा रहा सर्वे नंबर 2 में, जहां पे बहुत सारा डिस्प्यूट आ रहा, ओवरलैपिंग डिस्प्यूट। जी जी, एक सर्वे रह रहा, दूसरी जगह जमीन दिख रही, तो आगे चल के वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम। दूसरी बात क्या है, जो भी ओनर है वो मॉर्टगेज करा हुआ है, प्रॉपर्टी बैंकों में रखा हुआ है, और कोई किस्म के उसके अंदर कोई लीगल डिस्प्यूट्स है, बैंकिंग डिस्प्यूट्स है, वो चेक करना चाहिए। और जो भी बच्चे अगर होते हैं, जो भी ओनर होते हैं, उनकी इंतकाल अगर हो चुका है, तो लीगल हेयर्स प्रॉपरली है, उनके पूरे बच्चे जो हकदार होते हैं, वो सारे जगह बेटियों को इग्नोर करके बेटे साइन करके डॉक्यूमेंट देते हैं। बिल्कुल मुकेश साहब, इस पर बात करेंगे, प्रॉपर्टी वाले इशू पर हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तो गालिबन जो है वो कॉल ड्रॉप हो गई। मुकीद साहब लगातार हमारे साथ बने हुए। मुकीद साहब, आप प्रॉपर्टी के ताल्लुक से बात कर रहे थे। अगर कोई प्लॉट है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसमें जो डायरेक्शन रहता है कि इस साइड में क्या है, इस साइड में कौन सा प्लॉट है, अगर रजिस्ट्रेशन के वक्त किसी बैक साइड में 53 प्लॉट नंबर अगर आना है, अगर 54 रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में लिख गया, तो उसके लिए क्या किस तरह से करेक्शन किया जा सकता है? कि पहले अगर कुछ डॉक्यूमेंट अगर सर्वे कर सकते हैं, प्रॉबेबली हो सकता है तो सर्वे कराएं, और अदरवाइज प्रॉपरली चेक करें, नेबर प्रॉपर्टीज करेक्ट शेड्यूल है, मापे हैं, उसको मेजरमेंट लिए, और स्केल जो बनता है हर प्लॉट का, जो ईस्ट में कितने फीट में रहता है, नॉर्थ में कितना है, वो फीट को चेक करें। उसके बाद मुकम्मल तौर से डॉक्यूमेंट्स चेक करके और ओनरशिप के पूरे और टाइटल फ्लो जो लिंक डॉक्यूमेंट होते हैं उसका भी चेक करें। तो लिहाजा अपन बहुत सारी चीजों को, लिटिगेशन को अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा अगर लॉयर के पास भी जाते हैं ना, और कोई ये जमीनों के एक्सपर्ट्स अगर देखने वाले उनके मशवरा लेते हैं, तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पहले लेने से पहले एक बार बात जरूर करें अपने वकील से। जी बिल्कुल, करते हैं तो भी बहुत बेहतर रहता। कुछ पैसों के लिए बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, अपने आप में मशवरा कर लेके, लेकिन आगे चल के उनको दुश्वारियां पेश आती। चलिए एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल बात करने की कोशिश करते हैं। मुकीद साहब आपके पास लौट रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं? वकील साहब महबूब नगर से बात कर रहा हूँ, शाहिद। जी शाहिद साहब, सवाल पूछिए अपना। वकील साहब 20 साल से किराएदार मकान खाली नहीं कर रहे हैं, और किराया भी प्रॉपरली दे नहीं रहे हैं वकील साहब, तो क्या लीगल वे पे जाएं, जरा बताइए, मशवरा दीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए महबूब नगर से। इंशाल्लाह जो भी बेहतर होगा उसका हल बताया जाएगा। तो मुकीद साहब, महबूब नगर से भाई का कॉल था कि किराएदार हैं, 20 साल से हैं, मकान भी खाली नहीं कर रहे हैं और मुनासिब जो किराया है वो भी अदा नहीं कर रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है? किराएदार एक बार किराएदार रहेगा तो कभी भी किराएदार रहेगा, किराएदार कभी मालिक नहीं बनेगा। किराएदार कोई हक हुकूक कुछ नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट किराएदार के जो हक होते हैं वही मिलेंगे। किराएदार अगर खाली नहीं करता है तो इमीडिएटली कोर्ट को जाए। कोर्ट को अगर किराया 3000, तेलंगाना जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो 3600 के अंदर कम रेंट रहेगा, वो रेंट कंट्रोलर कोर्ट के अंदर वो अपन दावा ये कर सकते हैं। अगर 3600 से ज्यादा अगर किराया होता है, सिविल कोर्ट को जाता है, तो इमीडिएटली जिस दिन आप दावा दाखिल करेंगे उसी दिन आप रेंट का भी पिटीशन अगर डालते हैं तो कोर्ट इमीडिएटली आपको रेंट दे देने की ऑर्डर दे देते हैं। अगर रेंट अगर नहीं दिए विद इन टाइम में, वो एरियर्स ऑफ रेंट, पुराने जो भी रेंट्स है वो नहीं देंगे, इमीडिएटली एविक्शन ऑर्डर होता है। तो देर ना करें, इमीडिएटली कोर्ट को जाएं। कोई भी किराएदार अपना बगैर किराया दिए रहने का कोई भी इजाजत नहीं है, कोई कानूनी इजाजत नहीं है। इमीडिएटली उन लोगों को एविक्शन ऑर्डर्स मिलते हैं किराया अगर नहीं मिलता।
जानबूझ होती है, थोड़ा इंक्वायरी होती है, ट्रायल होता है, तो एक आधा साल में खाली कराने का आर्डर्स मिलते हैं, इंशाल्लाह सक्सेस होते हैं। अगर टाइटल डिस्प्यूट है तो बात अलग। बिल्कुल, एग्रीमेंट के ताल्लुक से अगर जाना चाहें कि एग्रीमेंट किस तरह से करें, अगर किराए पे किसी को कोई बिल्डिंग या कुछ दुकान या किसी कोई भी जायदाद किराए पे देनी है तो एग्रीमेंट क्या 11 महीने का ही कराया जाए या और उससे ज़्यादा भी कराया जा सकता है? जो ओवरऑल जो अग्रीमेंट होता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल अग्रीमेंट, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। अगर रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करा रहे हैं तो 11 महीने भी रहो, 3 साल का भी रहो, 4 साल का ही। इससे पहले जो लोग सोचते थे 12 महीने मतलब साल का कम रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। कानून में तो हर लीज डीड को रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर 11 महीने भी करते हैं तो भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और नहीं भी रहा तो ओवरऑल टेनेंसी कहते हैं उसकी वो भी वैलिड है। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं करते हैं तो ये नहीं। चलिए, बिल्कुल, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। नमस्कार जी। नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जम्मू से कर रहा हूँ, रहने वाला पंजाब को जी। सवाल पूछिए अपना। सवाल मेरा ये है कि जमीन जो हमारी है वो फादर ने खरीदी हुई है। फादर ने आपकी जमीन खरीदी थी? ठीक है। फादर की खरीदी हुई जमीन है, उसने बांट की है, हमारे को बांट के दी है अभी। ठीक है। हेलो जी जी, बोलिए। बांट के दी है। शादी उनकी दूसरी है, दूसरी शादी की है, पहले वाले में से हमें 2। तो उसके बाद में अब वो मेरे से वापसी लेना चाहता है। जो मेरी लड़की की बहू है ना, उसने चक्कर डाल रखा है। नहीं, जमीन आपके वालिद साहब की है? हाँ जी, वालिद साहब की जमीन जो है ना अपनी घर खरीद है, खुद की खरीद है। ठीक है। उन्होंने क्या किया, अभी कुछ सालों के बाद, काफी देर के बाद अभी मेरे नाम लगाई है, थोड़े दिन हुए है। आपके नाम हो गई है? साल हुआ है, बड़ी साल हुआ है, रजिस्ट्री हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। नहीं, आपकी जमीन अब आपके नाम हो गई है? हाँ जी, जमीन हमारे नाम पे हो गई है। दिक्कत क्या आ रही है उसमें? दिक्कत इसमें ये आ रही है कि अभी साल नहीं हुआ, अभी वो बोल रहे हैं कि मैं आपको जमीन नहीं दूंगा, मैं दूसरे का नाम करना चाहता हूँ सारी। कौन? आपके वालिद साहब बोल रहे हैं ये? हाँ जी, वालिद साहब बोल रहे हैं आपके? वालिद साहब बोल रहे हैं, क्योंकि वो जो हमारी बहू है ना, बहू भाग जाती है दूसरे चौथे दिन, 6 महीने लगाती, 4 महीने फिर आ जाती है। वो लड़का भी ऐसा ही है, लड़ाई झगड़े वाला। तो मैं घर में रह रहा था, घर मेरे पास में था, मेरा जो अलग बनाया हुआ है उसी जमीन पे। क्या ये वापस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलिए, फिर बिल्कुल वकील साहब से एक बार बात करके देखते हैं। तो वकील साहब, क्या समझ में आया इनका सवाल आपको? हाँ जी, सवाल मेरे को फिर दोहराएं क्योंकि मैं बिल्कुल। सवाल इनका ये कि इनके वालिद साहब ने एक ज़मीन खरीदी थी, अब 1 साल पहले इनके नाम कर दी है। अब लेकिन वो ज़मीन वापस लेना चाहते हैं और किसी और को देना चाहते हैं। ज़मीन फिलहाल इनके नाम। और एक वो नामुमकिन है। एक बार अगर गिफ्ट के तहत भी अगर रजिस्ट्रेशन होता है और सेल डीड होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट के तहत इनको प्रॉपर्टी इनको दे दिया गया था, तो वापस लेना नामुमकिन बात है। कोर्ट ही दे सकता है, नहीं अगर नहीं तो दोनों मिलके वो डॉक्यूमेंट कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट के तहत इनको कब्जा मिला है, वो डॉक्यूमेंट के तहत इनको पोजीशन मिला है। वो पोजीशन वापस उन्होंने डॉक्यूमेंट कैंसिल करने से पोजीशन वापस नहीं जाता है, क्योंकि पोजीशन इनके पास रहता है। लिहाजा उन्होंने अगर वापस करना चाह रहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोर्ट में ही जाके कुछ हो सकता है। अगर वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड है, अगर फ्रॉड डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, कब्जा भी दे दिए हैं, अपने दिल से उनको वो प्रॉपर्टी दिया गया, तो उन्होंने उनके वालिद साहब ने जो भी हो सकते हैं वापस नहीं ले सकते, कोर्ट भी उनको नहीं देता। जिनके पास है उन्हीं के पास रहेगी। चलिए, बहुत बहुत जिनके पास है उनके पास जी, बिल्कुल बिल्कुल उनके पास रहता है। उन्होंने अनटिल अनलेस उन्होंने खुद वापस करना, म्यूचुअल कंसेंट में अगर कैंसिल हो सकता है ठीक है, अदरवाइज कोर्ट अगर कैंसिल करना है तो इसके अंदर कोई फ्रॉड होता है, कोई इलीगली अगर करवाते हैं वो डॉक्यूमेंट को, तो जब वो ट्रायल करके तब उसमें कोर्ट में दाखिल कर सकता है। चलिए, बहुत बहुत अगर वो ठीक से करे तो कोर्ट भी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ये सवाल है कि मेरे किराएदार हैं बहुत सारे, मगर वो किराए नहीं देते। हमारे बचपन से बुढ़ापा आ गया, हमारे माँ बाप भी गुजर गए। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बीकानेर से बात कर रही हूँ। बीकानेर जी, दिल्ली में है प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी आपकी दिल्ली में है जी। तो किराएदार किराया क्यों नहीं दे रहे हैं? कभी क्या आपने इस पे कुछ कंप्लेन वगैरह की पुलिस में या कहीं कोर्ट गई कभी आप? जैसे केस भी करे हमने, मगर वो केस भी कुछ नहीं, कोर्ट भी जा चुके, सब कुछ कर लिया, मगर देते ही नहीं। नहीं तो क्या कहना किराएदारों का, क्या कहना चाह रहे हैं वो? बस वो 2-2, 5-5, 6-6 किराया वो है रुपए, 8-8, 10-10 देते नहीं, कहते है ही नहीं, जब भी जाओ है ही नहीं, पैसे नहीं है। और इतने बिजनेस चल रहे हैं इनके, लखपति करोड़पति हैं, सब कुछ है, मगर हमारे किराए के लिए वो कहते हैं ही नहीं हमारे पास। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। तो मुखी साहब, बहन का फ़ोन था बीकानेर से, इनके दिल्ली में प्रॉपर्टी है, कई किराएदार हैं कह रहे हैं, और करोड़ों का बिजनेस है, लेकिन किराया जब लेने जाती हैं ये कहा जाता है कि पैसे नहीं उनके पास, ये किराया अदा नहीं कर रहे। कई सालों से ये लोग ऐसी टाल मटोल का रवैया अख्तियार किए हो, तो क्या किया जा सकता है इसमें? इसका एक ही इलाज है और एक मशवरा क्या है, इमीडिएटली नोटिस जारी करें। उन लोगों ने कब से किराया कब तक नहीं दिया वो नोट करें। अगर जो अभी उनके पास लीज डीड अगर होती है तो लीज डीड के हवाले के साथ इमीडिएटली नोटिस दे दें। अगर कोर्ट के अंदर दिल्ली रेंट कंट्रोल जो रहता है, हर स्टेट का सेपरेट रेंट के लॉस रहते हैं, वो दिल्ली रेंट कंट्रोल के लॉ के हिसाब से उन्होंने इमीडिएटली केस डाल के उन लोगों को खाली कराने के। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि किराएदार जो मसला है किराएदार और लैंडलॉर्ड का थोड़ा लंबा पेचीदा भी है थोड़े जगह, मगर अभी दूसरा कोई रास्ता नहीं है कोर्ट को जाने के सिवा। कोर्ट में इमीडिएटली जाके अपना एविक्शन पिटीशन दाखिल करें और एविक्शन करवा दे दें। अगर अदरवाइज एविक्शन देर होती है तो किराया तो बराबर कोर्ट हर महीने का किराया तो दिलाने का कंपलसरी प्रोविजन है, वो कानून के अंदर स्कोप है। इमीडिएटली किराया अगर देने पर ही केस लड़ सकते हैं। किराएदार अगर बगैर किराया देते हुए केस नहीं लड़ सकता। अगर किराया नहीं दे रहा इमीडिएटली उसको कोर्ट ने एविक्शन ऑर्डर पास कर विथआउट सुनवाई के लिए, विथआउट सुनवाई। बिल्कुल, अगर ये कोर्ट जाएंगे तो एक फायदा ये होगा कि कम से कम किराया तो मिलता रहेगा। किराया तो बराबर मिलेगा, थोड़ा देर होगा क्योंकि अपने अपने मुख्तलिफ कानून है रेंट कंट्रोल के। जैसा बॉम्बे रेंट कंट्रोलर का कानून है वो बहुत रिजिड है, वहां पे जो पुराने लोग हैं उन लोगों के जो भी कानून है अलग है, जो तेलंगाना का रेंट कंट्रोल अलग है, आंध्रा का, मद्रास का, हर जगह अपने अपने वहां पे जो बिजनेस सेंटर्स के हिसाब से कानून बनाया गया है। लिहाजा दिल्ली की अभी जो बड़ी सिटी है लिहाजा उनके भी कानून है, तो लिहाजा किराया तो कंपल्सरी मिलेगा, कोई भी रुकावट नहीं रहेंगे उसको। इमीडिएटली हम जो ख्वातीन बात करें कोर्ट को अप्रोच है, लायर को अप्रोच तो उनके मसले हल हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं रुखसाना जी। रुखसाना जी बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? अहमदाबाद से बोल रही हूँ। अहमदाबाद से जी, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो मेरे पापा थे ना, तो उनकी दूसरी वाइफ जो थी, हमारी मम्मी तो गुजर चुके थे आज से लगभग 25 साल पहले, बराबर। और वो औरत ने क्या करा, उनके ऊपर प्रॉपर्टी सब नाम कर ली थी। अब जब अपना मांगने जाते ना कि मेरे नाम पर है, अगर पीछे मेरे पापा का नाम हो तो हम सबको मिल सकती है। तो नहीं, जो दूसरी बीवी आपने बताया कि आपके वालिद साहब ने दूसरी शादी की, उनके भी बच्चे वगैरह हैं? उनके बच्चे नहीं थे, वो लेकर आई थी। अच्छा, उनके बच्चे नहीं है। चलिए बिल्कुल, मुखी साहब ये सवाल करना चाह रहे कि इनके वालिद साहब की जो प्रॉपर्टी थी, इनके वालिद साहब ने दूसरी एक शादी की थी, तो उन्होंने अपने नाम पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है। उनके बच्चे नहीं है, बच्चे वो ऑलरेडी पहले शादीशुदा रही होंगी, उनके बच्चे वो लेके आई हैं, मतलब इनके वालिद से बच्चे नहीं है। तो जो अगर प्रॉपर्टी वालिद साहब की होती है, अगर वालिद साहब कोई मामूली पेपर पे लिख के देते हैं तो वो करेक्ट नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन करा देते हैं, जैसा कि गिफ्ट डीड कराते हैं, वालिद साहब अपनी जिंदगी दौरान किसी को भी दे सकते हैं जो भी मालिक होता है। अगर उनको कोई प्रॉपर्टी दे चुके हैं तो वो अगर फ्रॉडुलेंटली है, कोई धोखे से दिया गया है, तो उसके लिए ये बच्चे भी कोशिश कर सकते हैं लेने के लिए। अगर अदरवाइज अगर जेन्युइनली उनके वालिद साहब उनको वो लेडी को करते हैं तो उनको औलाद नहीं है, तो शरीयत के कानून के तहत तो प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, क्योंकि ये कानून में थोड़ा इनको भी मिलेगा और उनके भाई बहनों को मिलेगा उनके बच्चे न रहने से। उनके जो स्टेप सन्स है उन लोगों को भी, ब्रदर्स है, उन लोगों को भी हक मिलेगा। वो शरीयत के हिसाब से वो बंटवारा होगा। मगर जरूर मेरा मशवरा है कि अदालत जाएं और वो वालिद साहब की प्रॉपर्टी है बोल के अगर दाखिल करते हैं पार्टीशन सूट,
दाखिल करने से उनको फायदा होता, पार्टीशन सूट दाखिल करने का एडवाइस मैं दे रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से बात करें भाई? हाँ, मैं आसिफ खान बेलगाम कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए आसिफ साहब। जी, सवाल कीजिए अपना। सवाल ये है कि हमारी जो वालिदा है तो 6 साल पहले मेरे नाम पे एक घर जो है वो जगह के साथ में गिफ्ट किए थे। गिफ्ट था, ठीक है। हाँ, गिफ्ट किए हैं, ठीक है। और 6 साल पहले 2014 में। ठीक है, ठीक है। तो अभी वो हमारे और 2 भाई हैं। हेलो, सवाल कीजिए। हाँ, हमारे और 2 भाई हैं, वो अभी कोर्ट के मुझे बता ही नहीं सकते क्या। 2 साल पहले वो जा करके वो कैंसिल कर लिया। किसने? वालिदा ने कैंसिल कर दिया? नहीं, हाँ, वालिदा की तरफ से वो हमारे 2 भाई हैं, वो कैंसिल करवा लिए। और मुझे जो है नोटिस जो है जहाँ रहता हूँ, जहाँ पर मुझे पोजीशन दिया गया है, वहाँ पर नोटिस ही मुझे नहीं आया। दूसरी तरफ मैं रहता हूँ बता करके, वहाँ पर नोटिस दे करके तो नोटिस उधर से उधर ही ये किया है। दूसरी तरफ नोटिस गया, मेरी तरफ नोटिस पहुँचा ही नहीं। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह जो भी बेहतर इसका हल होगा। मुकीद साहब, सवाल के लिए जवाब ये है, अगर गिफ्ट रजिस्टर्ड है तो गिफ्ट रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से भी प्रॉपर्टी नहीं जाती है। गिफ्ट रजिस्ट्रेशन वन साइड नहीं होता है, दोनों मिलकर रजिस्ट्री कैंसिल होती है। पर वालिदा अगर रजिस्ट्री कैंसिल करते हैं तो गलत है, गैर कानूनी है। वालिदा और आप दोनों मिलके कैंसिल कर ले सकते हैं और अदालत कैंसिल कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी जो गिफ्ट रजिस्ट्रेशन से होती है तो वो रजिस्ट्रेशन से आपकी ही रहती है। पर कोर्ट में जो जानबूझ होती है, अगर गिफ्ट डीड गलत है, कोई फ्रॉड से बना हुआ, तो जब कैंसिल होती है अदरवाइज आप ही मालिक देंगे। और गिफ्ट डीड यूनिलेटरली एक इंसान एक तरफ का कैंसिलेशन नहीं होता है, वो है दोनों का रहना तो लाजमी है, वो जरूरी है। चलिए बहुत तो उनकी पोजीशन मिलता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपके भी जहन में कोई उलझन हो, कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मारूफ वकील इस वक्त मुकीद साहब मौजूद है जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ, मोहम्मद शकील। जी शकील साहब, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है, हमने एक दुकान लिया था, ठीक है, तो रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, टैक्स बिल मेरे नाम पे है, ठीक है, समझे ना। तो वो दुकान 5 साल दूसरे के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो वो आदमी अभी भी ना मेरा हैंडओवर नहीं करा, तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं, आपने दुकान कब लिया था? 2012 में। तो 2012 में लिया था, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, तो मालदा के लड़का लोग बोला कि मालदा की पार्टी का लड़का लोग बोला ठीक है 5 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो हम दिला देंगे, तो वो हम लोग को दिला भी नहीं, जब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया था तो उसी वक्त खाली करके अपने कब्जे में नहीं दिया आपने? नहीं, वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह जो भी बेहतर होगा बताइएगा मुकीद साहब, कुछ बेहतर हल हो सकता है इसका। ये जो वो खरीदने में कोई लीगली परफेक्ट है, खरीद सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी का होता है, लीज कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ओनर जो होता है अपनी मर्जी से बेच सकता है। वो अगर इन्होंने इन्फॉर्म कर दिए हम खरीद लिए, ये टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट एक्नॉलेजमेंट में आ जाता है, ऑटोमेटिकली एक्नॉलेजमेंट हो जाता है। तो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद इमीडिएटली इन्होंने नोटिस जारी करके खाली कराने की नोटिस दे देके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल की नोटिस दे देके, अगर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर खाली नहीं करता है इमीडिएटली कोर्ट को जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत इनको जो पैसे मिलना है वो पैसे भी ले सकते हैं। तो जो खरीद दी तो कानूनी करेक्ट है, कोई उसमें हिचक नहीं है, बराबर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद में पूरी कार्रवाई करके उनको खाली करा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? किशन बाग बहादुरपुर से बात कर रहे हैं। जी, सवाल पूछिए अपना। साहब, वक्फ के किराएदार है, हम प्लाट पे किराए से रखे हम, तो किराए पे है, किराया दे रहे हैं वक्फ की पाबंदी से। खाली प्लाट था साहब, किसी को रखे थे हम लोग रिश्तेदारों को, अब वो लोग खाली करने से इनकार कर रहे हैं साहब। तो प्लाट पे खाना किराया हम कंटिन्यू हम ही भर रहे।
5-6 साल से रह के थे मुरवत में, खाली करने से इनकार कर रहे हैं। लाइट का बिल हमारे नाम पे है, किराए की रसीद होगी हमारे नाम पे। नहीं तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो? जी वक्फ बोर्ड की है सर, वक्फ बोर्ड के हम किराएदार है वक्फ बोर्ड के। तो फिर नहीं तो आपने क्या किसी और को किराए पे दे दिया है? जी सर, आपने फिर किसी और को किराए पे दे दिया है वो घर? हाँ नहीं दिए हम लोग, ऐसा मुरवत में रखे थे, खाली प्लाट था। ठीक मुरवत में रखे थे। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल बताया जाएगा। तो मुकीद साहब हैदराबाद से सवाल है। हाँ जी मैं समझ गया। क्योंकि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है तो जो किराएदार, जो वक्फ रजिस्टर के अंदर किराएदार होता है, वही किराएदार लीगली वैलिड किराएदार है। अगर इन्होंने किसी को परमिशन देते हैं, वो परमिशन के तहत उन्होंने उसके जो वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हैं, लिहाजा उन लोग जो रहने वालों को कोई कानूनी उनको कोई कानूनी उनको हुकूक नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटली इन लोगों के किराएदार है। अगर वो खाली नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने वक्फ ट्रिब्यूनल जो स्पेशल कोर्ट्स बने हुए हैं वक्फ के, उसके अंदर जाके इन लोगों को खाली करा सकते हैं। तो ये परमिशन ये करना है कि वक्फ बोर्ड में परमिशन लेके अगर इन्होंने दावा दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि इन लोग परमिशन के बाद अगर नहीं खाली करते हैं तो इलीगल ऑक्यूपेंट के नीचे आते हैं। इलीगल ऑक्यूपेंट से वक्फ बोर्ड को एक इतला करके वक्फ बोर्ड के साथ मिलके इन्होंने दावा दाखिल करके वक्फ ट्रिब्यूनल में उन लोगों को खाली करा सकते हैं। उन लोगों रेसिस्ट नहीं कर सकते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रोजबीना बीजापुर से बोल रही हूँ। जी बीजापुर से, जी सवाल पूछिए अपना। हाँ, तो मेरा हस्बैंड है ना, तो उनकी प्रॉपर्टी है बीजापुर में, बराबर? ठीक है। तो जैसे मेरे ससुर ने दूसरी शादी करी थी, और जो मेरी दादी सासू थे ने, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का नाम नाक के गया, वो जो उन्होंने दूसरी वाइफ करी थी ने, तो उनका नाम नहीं नाका है। तो अभी हाल पेपर में सिर्फ उसकी दादी ने पोते का ही नाम नाका है। तो अब हम लोग लेने चाहते हैं ना, तो कि मैं यहाँ घर में से नहीं निकलूंगी, के मेरी प्रॉपर्टी है के, और नाम उसका है ही नहीं अंदर। दोनों का नाम सेम है? हाँ नहीं, सेम नहीं। जैसे मेरी दादी सासू थी ने, वो अपने पोते के नाम पर प्रॉपर्टी करके गए। ठीक है, बराबर ने। तो अब जैसे मेरा हस्बैंड लेने जाता है ने, तो वो उसकी फप्पू प्रॉपर्टी के कागज भी नहीं दे रही है, और ये जो दूसरी वाइफ है ना मेरे हस्बैंड के, यानी मेरे ससुरे की, तो वो घर में ही है। और वो मेरा आपके बेटे, आपकी सास ने आपके बेटे के नाम जायदाद कर दी है? हाँ हाँ। तो वो जो मेरी सौतेली सासू है ने, वो कहती मैं कुछ नहीं दूंगा, अगर तुमको बेचना भी है तो अर्धी प्रॉपर्टी दे उनको, और उसका नाम तो है भी नहीं वो प्रॉपर्टी में। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह जो भी बेहतर होगा बताया जाएगा। मुकीद साहब जी एक बार क्वेश्चन दोहरा दीजिए। इनका सवाल ये है कि इनकी सास ने जो है इनके बेटे के नाम कुछ प्रॉपर्टी कर दी है, लेकिन इनकी जो एक सौतेली सास भी है वो कुछ देना नहीं चाहती उनके इंतकाल के बाद। अब वो कुछ देना नहीं चाहती, उनका ये कहना है कि सब कुछ उनका है। ऐसा तो नहीं होता। जो उनकी सास है, उन्होंने ओनर थे, उनको पूरा हक है। उन्होंने किसी को भी दे सकते हैं, पोतरे को दे सकते हैं, बेटे को दे सकते हैं। लिहाजा उन्होंने एक पोतरे को दे दिए हैं, वो पोतरा ओनर है। अगर उन्होंने टेम्पररी रिसीव करते हैं, पेपरा नहीं देते हैं, दस्तावेज अगर रोक के रखते हैं, तो इमीडिएटली पुलिस में भी दरखास्त दे सकते हैं और कोर्ट को जाके डायरेक्शन ले सकते हैं। अगर इलीगल कब्जा करके बैठे हुए तो रिकवरी ऑफ पोजीशन का दावा भी डाल सकते हैं, और इमीडिएटली उसके अंदर पूरी कार्रवाई हो सकती है। कभी भी एक मालिक के जो राइट्स होते हैं, कोई इलीगल कब्जा करने से और पेपर रखने से कभी भी उन लोग मालिक नहीं बनते। चलिए बहुत इमीडिएटली लॉयर से एडवाइस करके काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपके भी जहन में कोई शक हो, कोई सवाल हो, कोई उलझन हो, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे साथ। मुकीद साहब लगातार बने हुए जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई बाप अपने बेटे को प्रॉपर्टी लिख के देगा। हेलो जी सवाल कीजिए। हाँ, अगर कोई बाप अपने बेटे को प्रॉपर्टी लिख के देगा तो वो कैसे, वो उसको गिफ्ट देगा या बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन कराएगा? चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा।
तो मुखी साहब, एक भाई का सवाल था कि कोई बाप है अगर अपने बेटे को कोई प्रॉपर्टी देना चाहता है तो वो बतौर गिफ्ट देगा या रजिस्ट्री होगी उसकी? रजिस्ट्री गिफ्ट दे सकते हैं। गिफ्ट में जो टैक्स होता है, जो रजिस्ट्रेशन के जो पैसे कम से कम लगते हैं, क्योंकि बेटा होने के नाते ब्लड रिलेशन है, बहुत कम परसेंटेज पे गिफ्ट रजिस्ट्री होती है। वो एक अच्छा रास्ता है। यहाँ पे मुसलमानों के अंदर विल जो डॉक्यूमेंट होता है वो विल ना के बराबर है, तो लिहाजा गिफ्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज अगर दूसरा फैमिली सेटलमेंट डीड और रिलिंक्विशमेंट डीड, तो कोई तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उससे लड़के को अपने पूरे हुकूक मिलते हैं, जो टाइटल डीड मिलती है। अगर मशवरा लेके करके वो हालात के लिहाज से करना चाहिए। अगर उसमें क्लैरिटी अगर लिखते हैं रिलिंक्विशमेंट डीड में भी, सबका राइट रिलिंक्विश करके इनको राइट दे रहे हैं, बाप के नाते हम जो भी है और जो डीड कर सकते हैं। रजिस्ट्री भी अगर सेल डीड करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, इनकी मर्जी है। जो ओनर है लैंड के, जो हर चीज भी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए मुक्की साहब। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा लौटते हैं, बताया जाएगा। तो मुक्की साहब, क्या बेहतर कोई जवाब दिया जा सकता है इस पर? जी, वो गलत बात है। जो बल्दिया ऐसा नहीं बोल सकती, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून हिबा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एक हिस्सा है। जो हिबा एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, वैलिड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। उसको जब बल्दिया वाला हो और कोई हो, उनको कानून नहीं मालूम होने की वजह से ऐसा बोल रहा है, इमीडिएटली उसको नोटिस जारी करवा दीजिए और हाई कोर्ट के अंदर आप रिट पिटिशन दाखिल करके इमीडिएटली उसको प्रॉपर्टी चेंज करा सकते। क्योंकि ये जो हिबा जो होता है मुसलमानों का कानून नहीं है, ये कानून हिंदुस्तान का है, वो मुसलमानों में हिबा लागू है। लिहाजा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के तहत एक बाज़ाब्ता इसका कानून का एक हिस्सा है। लिहाजा वो बल्दिया वाला गलत बोल रहा है, उनको कानून का नॉलेज नहीं है, उनको मालूमात नहीं है। लिहाजा आप नोटिस जारी करके इमीडिएटली हाईकोर्ट में रिट पिटिशन डालें और अपना नाम पे करवा ले सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपके भी जहन में कोई उलझन हो, कोई सवाल हो तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ मारूफ वकील MA मुक्की साहब लगातार बने हुए, जो आपके सवालों के जो भी बेहतर है वो जवाब दे रहे। कॉलर हमारे साथ जुड़ के उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं पटना से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए अपना। जी, मुझे पूछना था कि मुआहिदा का क्या मतलब होता है? मुआहिदा किस तरह का? प्रॉपर्टी का मुआहिदा है कोई और? प्रॉपर्टी का मुआहिदा, प्रॉपर्टी का एक मुआहिदा का पेपर हमको मिला है 1960 का, उस पर लिखा हुआ है वसी का मुआहिदा नामा। तो नहीं, तो आपको मिला क्या आपके वालिद का या आपके किसी और जो बुजुर्ग है उनके नाम पे है वो? जी हाँ, मेरे दादाजी के नाम का है, मेरे दादाजी ने बनाया है। दादाजी के नाम का है? जी। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा जो भी बेहतर इसका हल होगा। तो मुक्की साहब, इनको पुराना कोई डॉक्यूमेंट्स मिला 1960 का, बता रहे हैं 1960 के आसपास का मुआहिदा नामा लिखा हुआ उस पर, तो उसका क्या मतलब? मुआहिदा नामा माने अग्रीमेंट। अगर मुआहिदा कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट, उसके अंदर जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं मुआहिदे के अंदर जो लिखा हुआ है, उसके तहत अगर मुआहिदे में कोई प्रॉपर्टी मिल रही और कंडीशनली कुछ आपको चीज मिल रही, कोई चीज हासिल करना हो रहा, तो मुआहिदे को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट जो होता है, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट दावा डाल के वो मुआहिदे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर मुआहिदा अगर बहुत पुराना होता है, तो लोग चलो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है, लिमिटेशन के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप मशवरा करें वकील साहब से। अगर लिमिटेशन के अंदर आपका मुआहिदा है तो आप मुआहिदे को एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट को आप जा सकते हैं, सिविल कोर्ट को। वहां पे जरूर आपको वो मुआहिदे के हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन का काम हो सकता है। बिल्कुल। एक चीज़ और यहाँ पे देखी जा रही है कि काफ़ी लंबा ये 1960 का मामला बता रहे हैं। इसके अलावा भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लॉट कहीं खरीदा है और उसके बाद भूल गए, 10 साल 20 साल 25 साल के बाद जब वहाँ पर गए तो वहाँ का मंजर बिल्कुल बदला हुआ होता है, वहाँ पूरी कॉलोनियाँ बन चुकी होती हैं या दोबारा उस पर प्लॉटिंग हो गई हो। आपके पास रजिस्ट्रेशन का पेपर पड़ा हुआ है, सेल डीड पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर पूरी कॉलोनी बन गई, कब्जा हो गया। तो ऐसी हालत में क्या करेंगे? आपके पास सेल डीड मौजूद है लेकिन कब्जा किसी और का हो गया वहाँ पर। जरूर बहुत सारे स्टेट्स में लैंड ग्रैबिंग कोर्ट्स, लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन कोर्ट्स भी अगर ट्राइब्यूनल से लगाए तो स्टार्ट किया गया है। और वो जो लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन कोर्ट अगर रहता है उस स्टेट के अंदर, उसको लिमिटेशन की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, आप जरूर जा सकते हैं, आप कोर्ट में दाखिल करके लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट ट्राइब्यूनल के अंदर
बगैर लिमिटेशन के आप वापस जमीन ले सकते हैं। अगर घर बन रहा है, ड्वेलिंग हाउसेस बने हुए हैं लंबे से, तो भी 12 साल का लिमिटेशन होता है और 12 साल का आप का टाइम लिमिट के अंदर आप रिकवरी ऑपोजिशन का डॉक्यूमेंट भी डाल सकते हैं और डैमेजेस भी पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, पक्के डॉक्यूमेंट होते हैं तो पूरी तरह से आपको टाइटल करेक्ट रहती है, तो इंशाल्लाह आपको जरूर कोर्ट में आपको आपका हक मिलेगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका इम्प्लीमेंटेशन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं जी। सवाल पूछिए। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज है। इम्तियाज साहब बोलिए, सवाल पूछिए। वेस्ट बंगाल से। हाँ, सवाल पूछिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज है। इश्तियाक साहब जी, सवाल पूछिए। हमारा कहना है कि हमारे पास एक जमीन है। हाँ, मेरे पास एक जमीन है, उसको दूसरा ने खरीदने के लिए उस जमीन का सामने का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया। तो हम तो रिकवरी के लिए केस कर सकते हैं, लेकिन अगला जो हमको हैरेस कर रहा है इसके लिए कोई आयन है क्या कि उसको प्लानिंग हो? आपका प्लॉट है, उसके सामने का रास्ता किसी ने ब्लॉक कर दिया है? जी हाँ। चलिए, ये कोशिश कर रहा है कि भाई हम इसको हैरेस करके उसकी जमीन हम खरीदें। आपकी जमीन वो खरीद ले, परेशान करके वो जमीन आपके लेना चाह रहा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बताइएगा मुक्की साहब। जी, ये लॉ ऑफ ईजमेंट राइट्स बोल के ये कानून है, जो हर आदमी के ईजमेंट राइट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी की इस्तेमाल करना वो भी प्रॉपर तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसा प्रॉपर्टी की प्राइवेसी होती है, प्रॉपर्टी का रास्ता होता है, प्रॉपर्टी के जो दीवार होते हैं, जो खिड़की होती है, तो सब चीजों को अगर सामने वाला कोई खिड़की ओपन कर दिया आपके घर के अंदर तो आपकी प्राइवेसी को तकलीफ होती है। जैसा रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करा, आप अंदर नहीं जा सकते। इमीडिएटली आप वहां पे जो तहसील ऑफिस को भी अप्रोच हो सकते हैं और ईजमेंट रेट का केस, मैंडेटरी इंजेक्शन का केस दाखिल करके और आप रास्ते को क्लियर करके हासिल कर सकते हैं। आपको अगर कोई आपका रास्ता होता है, अगर अर्जेंट रास्ता होता है तो इमीडिएटली अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा तो पुलिस में भी दाखिल कर दरखास्त देके और वो ट्रेसपास का दावा भी दर्ज कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद से नूरजहां बात कर रही हूँ। जमीन के बारे में बोल रहे हैं ना वकील साहब अब? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो हैदराबाद गांव में जो चिलकुलूरीपेट है वो गांव में हमारी जमीन है। हम हैदराबाद में रहते। ठीक है। वो हमारे माँ की सवाल पूछिए। हमारी जमीन है, वो दस्तावेज है, जमीन दस्तावेज लिखे है, मेरी माँ के नाम पर है। माँ, मेरी दादी, मेरे बाबा, अम्मा के नाम पर लिखे हमारे। ठीक है। तो वो 6 सेंट 300 गज जमीन है। वो 300 गज जमीन, ये डॉक्यूमेंट को देख के मैं जाके लायर साहब को बताई तो उन्होंने रजिस्ट्री कर दिए। लायर साहब ये पीछे के कागजों को देखिए, डॉक्यूमेंट पीछे के कागजात जो लिखे हुए है ना, वो दादी, हमारे बाबा दादी हमारी माँ के नाम पर लिख दिए थे। वो हमारी माँ के नाम पर है ना बोल के कागज बताई। माँ का इंतकाल हो गया, हमारे बाप का इंतकाल हो गया, दादी का भी हो गया। अब वो जमीन जो है ना कब्जा कर को रखे, दूसरे कब्जा कर दिए, दूसरे आजुक बाजुक वाले जमीन खींच लिए। वो 3.5 सेंट बोले तो 100-200 गज के करीब जमीन है। वो रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री करा दी मैं। कैसा कराई बोले तो यहाँ से जाके हैदराबाद से कोर्ट में केसा डालिए, पुलिसों को पैसे खिलाए, 10,000 दे के पुलिस वालों को, सीए को दे के चिलकुलूरीपेट पुलिस टाउन में खिला के वो लोगों को परेशान करके वो लोग को भेज के हमारे कब्जा करा दिए वो सब जमीन। 14 सेंट थी, 700 गज एक महाड़ी थी हमारे दादा की। दादा तहसीलदार थे हमारे भाई। डॉक्यूमेंट्स अभी आपके पास मौजूद है? हाँ, डॉक्यूमेंट्स है। और बोले तो रजिस्ट्री कराए तो कागज भी है। मेरे बेटे को घर नहीं है चिलकुलूरीपेट में, पुरसापटन में। वो घर नहीं है तो मैं लिख के दी 3.5 सेंट तुम लिख सकते बोल के बोले लायर साहब। बाप बेटे है चिलकुलूरीपेट में, हिंदू थे बेचारे, उन्होंने रजिस्ट्री कर दिए। वो जमीन पे कब्जा है। अब वो लोग छोड़ना नहीं, बैठ के 2 जने बना लेके। ठीक है। अब कैसा आएंगे? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। मुक्की साहब, अभी थोड़ी देर पहले हम इसी बात कर रहे थे कि जमीन है, उसका कब्जा हो गया, घर बन गया, अब क्या करें?
करें तो इमीडिएटली कोर्ट में दावा दाखिल करें। 12 साल के अंदर तक रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए आपको लिमिटेशन है। अगर आपके डेट ऑफ नॉलेज से भी आप लिमिटेशन को वो पकड़ के आगे बढ़ के दावा डाल सकते हैं, और कितना भी लंबा कब्जा हो आप वापस लेने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। कोर्ट आपको वापस दिला देता है। कोर्ट में अगर रिकवरी ऑफ पोजीशन का केस डालें, और ओनरशिप तो आपका क्लैरिटी है, अगर ओनरशिप में कोई डिस्प्यूट हुआ तो डिक्लेरेशन एंड रिकवरी ऑफ पोजीशन केस डाल के अपने आप को डिक्लेयर करते हुए ओनर हमारा कब्जा वापस करने के लिए दाखिल करने से 100% इनको वो लोग जो कब्जा करके हैं तो उन लोगों को खाली करा के बेलीफ के थ्रू, कोर्ट के थ्रू इन लोगों को कब्जा वापस कर दे। उसकी कोई परेशानी की बात नहीं है। इमीडिएटली और दावा दाखिल करना जरूरी है। जी बिल्कुल, यह तो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, उसका यह हाल है। अगर नोटरी है और उस पर कब्जा हो गया तो क्या कर सकते हैं? नोटरी का भी अगर कब्जा होता है, उसके अंदर भी अगर आप कब्जा निकाल के अगर डिस्पोजिशन करते हैं 6 महीने के अंदर आपको डॉक्यूमेंट अगर नहीं भी रहा तो आप वापस पूछ सकते हैं। वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 के अंदर आप अगर कोई पेपर भी नहीं है, आप कब्जे में है जगह पे, आपको कोई निकाल के फेंक दिया, 6 महीने के अंदर आप दावा दाखिल करके पोजीशन वापस ले। चलिए, नोटरी भी होती है, पोसेसरी जो राइट्स होते हैं वो भी एक राइट है कानून के अंदर रिकॉग्नाइज करे हुए। अगर नोटरी डॉक्यूमेंट होता है तो उसको जो रजिस्ट्रेशन की इंपाउंडिंग फीस जो रहती है कोर्ट कलेक्ट करके उसके ऊपर भी दावा दाखिल कर सकते हैं। तो ट्रायल होने के बाद में अगर नोटरी डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, आपका पोजीशन जेन्युइन था, आप भी उसी से भी लड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है नोटरी रहा तो आप लड़ने से महरूम नहीं होते, कोर्ट लड़ने से आप कोर्ट। चलिए बिल्कुल, एक आखिरी कॉलर पर प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? नांदेड़ से बात कर रहे हैं, हुजूर साहब नांदेड़ से। जी सवाल पूछिए अपना। हमारे इनामी जमीन है, उसमें 7/12 में वालिद साहब का नाम है। जी इनामी जमीन है, उसमें 7/12 में वालिद साहब का नाम है। तो चचेरे भाई ने 100 रुपए के बॉन्ड पे, सम्मति पत्र बॉन्ड पे लेके सब अपने बीवी के नाम पे, बच्चे के नाम पे, अपने नाम पे 7/12 कर और वो पैसे करके चचेरा भाई बोले तो आपके चाचा का लड़का? हाँ, चचेरे चाचा का लड़का, अब्बा के चचेरे भाई का बेटा। हाँ ठीक है, खानदानी रिश्ता। तो आपके वालिद साहब के नाम थी जमीन? हमारे वालिद साहब का नाम 7/12 में है। ठीक है, 7/12 में। ठीक है बिल्कुल। मुखी साहब, अगर वो पेपर बनाते हैं, कोई फ्रॉड से पेपर जनरेट होता है और कोई मैनिपुलेशन से जनरेट होता है, इमीडिएटली क्रिमिनल केस बनता है लोगों पे। अगर जमीन अगर वो फ्रॉडुलेंट पेपर से अगर कब्जा करके उन लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड और कोई म्यूनिसिपल रिकॉर्ड अगर मेंटेन करते हैं, इमीडिएटली रेवेन्यू के पास जाके दरखास्त दें, रिकॉर्ड टैम्पर्ड रिकॉर्ड है उसको चेंज करने के लिए, और अदरवाइज इमीडिएटली लॉयर को एडवाइस करके कोर्ट में जाएं, उनको पोजीशन वापस मिलने की पूरी इम्कानात है। क्योंकि वालिद साहब की जो जायदाद होती है, पुरखों की जायदाद उनकी औलाद को मिलती है। उनकी औलाद नहीं रहती है, अगर बीवी नहीं होती, उनके भाई के बच्चों को जाती है। एज लॉन्ग एज उनकी औलाद हो, लीगल हेड से हैं, तो उनकी औलाद को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। लिहाजा इन लोग हकदार है, इन लोगों ने कोर्ट को जाके उसकी कार्रवाई करके उसका जो भी लिटिगेशन है सॉर्ट आउट कर लेना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुखी साहब।